आप पहले बताइए, पहले जो पॉलिटिक्स होती थी वो होती थी 370 पे जी। पहले पॉलिटिक्स ये थी कि 370 तोड़ेंगे, 370 तोड़ेंगे, 370 तोड़ेंगे जी। अब पॉलिटिक्स हो रही है 5 अगस्त, कोई ब्लैक डे मना रहा है, कोई खुशियाँ मना रहा है। देखिए, जब 370 टूट चुकी है तो हमें चाहे खुशी हो चाहे गम हो, हम इस चीज़ को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। लालच और अपनी सत्ता के लिए, अपनी चेयर के लिए इन्होंने पीडीपी से हाथ मिलाया। वो पीडीपी अच्छी होगी उस टाइम पीडीपी के लिए बीजेपी अच्छी होगी, बीजेपी के लिए पीडीपी अच्छी होगी। पीडीपी श्रीनगर में कहती है बीजेपी गंदी है, बीजेपी जम्मू में कहती है कि पीडीपी गंदी है। मैं पूछना चाहता हूं, जब दोनों आप हाथ मिलाकर सत्ता में आए थे तब आपको अच्छा बुरा नहीं लगा? तब आपने दोनों ने मिलकर सरकार बनाई और लोगों को बेवकूफ़ बनाया, आम जनता को बेवकूफ़ बनाया। आम जनता के हित में क्या किया? कौन से गवर्नमेंट स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया? एक भी एमएलए मुझे 70-75 सालों से ये बता दे कि उन्होंने अपने एरिया का कोई स्कूल अच्छा बनाया, कोई हॉस्पिटल, वहाँ पे डॉक्टरों, आपने देखा कोविड-19 में ये इस तरह एक्सपोज हुए कि इनको हॉस्पिटलों के हालात सारी दुनिया के सामने आ चुके हैं कि जो हमारे जीएमसी में जाता है वो कोई ऊपर वाले की कृपा होती है तो वापस आता है, नहीं तो उसके हालात वहाँ पे क्या होते हैं वो आप देख ही सकते हैं आए दिन। आप मुझे बताइए, जब अब ये बिजली प्राइवेट करने की बात कर रहे हैं, एक माफियाओं को इनके ठेके दिए जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी माफिया को देंगे, क्योंकि जो बड़े ऐसे ठेके लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तो ये बड़े माफियाज हैं। जब इन माफियाज को आप कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे बिजली का, प्राइवेट बिजली कर देंगे, तो आपको लगता है कि एक गरीब आदमी किस तरह सर्वाइव कर पाएगा? एक गरीब आदमी क्या करेगा उस टाइम? गरीब आदमी रोटी कमाएगा जब बिजली चलाएगा, जब बिजली का बिल देगा। तो आप अगर बिल नहीं दिया जाता, रही बात बिजली की, हेल्थ के लिए आपने कुछ नहीं किया, एजुकेशन के लिए आपने कुछ नहीं किया। 370 पे आपने 5 अगस्त, पहले 370 पे सियासत होती थी, अब 5 अगस्त पे सियासत हुआ करेगी, और यही 5 अगस्त पे सियासत करके पूरे देश को बेवकूफ़ बनाया जाएगा। और यहाँ पे जब सत्ता की बात आती है तब हिंदू मुस्लिम एक हो जाता है, जब वोट लेने की बात आती है तो हिंदू मुस्लिम को ही लड़ाया जाता है। और इसी चीज़ का बेनिफिट लेकर हमारी सरकारें, हमारे राजनेता जो गंदगी फैलाते हैं, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन आज के टाइम जनता को समझना होगा कि आपके वोट की अहमियत क्या है। आपके देखता हूँ कुछ एमएलए ऐसे हैं जो एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाकर उस कैंडिडेट के साथ, जो कोई भी जनता को, जो आदमी होता है, उस जनता के साथ फोटो क्लिक करवाकर फेसबुक पे चलाए, देखो मैंने कितना बड़ा काम कर दिया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना दिया। अरे शर्म करो। समझ नहीं आती कि ये 70 साल वाला जो राग लाते हैं, कहते हैं पुरानी सरकारों ने ये किया, पुरानी सरकारों ने वो किया। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, आपने आम लोगों के लिए क्या किया? हमें पहले तो कम से कम इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी बहुत फ्री मिलती थी, इतनी महंगाई नहीं थी, पेट्रोल इतना महंगा नहीं था। आपने कौन से 4 चांद लगा दिए? आपने तो 4 चांद लगाए महंगाई के, हर स्तर पे आपने 4 चांद लगाए। आपने कहाँ पे डेवलपमेंट की हमें समझ नहीं आती है। आप ये गिनाते हो कि हम कॉलेज बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम सड़कें बना। अब मुझे ये बताओ, अगर आप अच्छे कॉलेज बना भी दोगे, अगर आम जनता के पास 2 वक्त का खाना नहीं होगा तो वो हमारों के बच्चे पढ़ेंगे, आम लोगों को एजुकेशन कहाँ से मिलेगी? रही बात प्राइवेट स्कूल की, तो प्राइवेट स्कूल इसलिए धांधली मचाते हैं, वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कूल को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, ये गवर्नमेंट स्कूल का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बनाते हैं, इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में कोई फैसिलिटी नहीं दी हुई है। इनका एजुकेशन सिस्टम गवर्नमेंट का इतना गंदा है कि लोग जो है वो मजबूर है प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए। फिर तो और प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा? वो तो लोगों को निचोड़ेगा ना। आप अपना गवर्नमेंट स्ट्रक्चर अच्छा कीजिए, आप गवर्नमेंट स्कूल को इतना अच्छा बनाइए कि ताकि लोग जो है गवर्नमेंट स्कूल में पहले जाएं और प्राइवेट स्कूल में बाद में जाएं। तो प्राइवेट स्कूल के जो मैं कहती हूँ माफिया है, वो अपने आप लाइन पे आ जाएगा जब उनके स्कूल में बच्चे ही नहीं जाएंगे, क्योंकि लोग मजबूर। आज एक सब्जी वाला जो है ना, वो अभी भूखा रह के कहेगा कि मेरा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में ना जाके प्राइवेट स्कूल में जाए, बिकॉज ही इज वेरी हेल्पलेस पर्सन। वो हेल्पलेस है, वो मजबूर है। स्कूल में आप पे तो गवर्नमेंट स्कूल को बड़े टीचर्स को दे रहे हो, लेकिन वहाँ पे बच्चे ही नहीं है। वहाँ पे अगर 32 का स्टाफ है तो 5 वहाँ पे बच्चे होंगे, उनसे भी समोसे मंगाए जाते हैं, वहाँ पे टीचर सैलड करके खाते हैं। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। आप लोग पहले जाके अपने गवर्नमेंट, जितने भी आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं ना, उनके ऊपर आप जाके उनको देखिए, उनको सर्च कीजिए, वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कीजिए, फिर आप बात करिए। आपने 370 की, आप 35 की, इनके बर्थडे मना के आप लोगों को उल्लू मत बनाइए, ठीक है? इनके केक काट के आप लोगों को बार बार वही चीजें दिखा रहे हैं। अब हम कितना 370 टूटी तो टूट गई ना, आप क्या करोगे? ये कोई इंडिपेंडेंस डे नहीं है जिसको हम हर साल मनाएंगे। आप पहले लोगों के मूल चीजों को जो है, जो लोग जो चाहते हैं सुविधाएं, उनको। नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जिस तरह से हमारी जनता जानती है, हमेशा हम अब जनता के हित के मुद्दों को लेकर जनता के समक्ष आते हैं और कहीं ना कहीं
प्रशासन और सरकार को झिझोड़ने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि ये वो जनता है जिनके जनता के मत के दम पर सरकारें बनती हैं। पर वायदे किए जाते हैं, उन वायदों का क्या? सरकारें बनते ही वायदे कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में गुम हो जाते और जनता वही टिकटिकी बांधे, नज़रें गड़ाए, उम्मीद में रहती आज नहीं तो कल हमारे साथ जो वायदे किए गए थे वो पूरे होंगे। 70 साल से जम्मू की बात करें तो कहा जाता है पहली सरकारों ने जनता के साथ भेदभाव किया, डिस्क्रिमिनेशन होता रहा जम्मू की जनता के साथ। आखिर कब होंगे वो 70 साल पूरे? क्या अब जनता को उनका अधिकार मिल पाएगा? क्या जिसका वायदा किया था एब्रोगेशन 370 और 35A के बाद, बार बार कहते हैं कि वही 370 का अलाप रहे हैं हम। क्यों अलाप रहे हैं ये भी बताते हैं, क्योंकि ये उसी दौरान की बात है। कहा गया था एक बहुत बड़ी बाधा है 370। एब्रोगेशन के बाद प्रगति के रास्ते खुलेंगे, नई डेवलपमेंट होगी, बेरोज़गारी ख़त्म होगी, महंगाई दर दूर होगी और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की जनता के चेहरों पर खुशहाली आएगी। एक खुशनुमा जम्मू कश्मीर का निर्माण होगा। इसी विषय में बात करने आज हमारे साथ जो पैनल जुड़ा है, सोशल एक्टिविस्ट हमारे दाईं ओर अमित कपूर जी, कोई किसी आइडेंटिटी के मोहताज ने एक मुहिम चलाई है गरीब जनता के हक़ के लिए, प्राइवेट स्कूल माफिया के ख़िलाफ़। ये हम नहीं, ये अमित कपूर कहते हैं कि एक माफिया है कि जब बात कोर्ट के ऑर्डर की ना मानी जाए या सरकार की आदेश ना माने जाए तो ऐसी लोगों को माफिया ही कहा जाता है, आम जनता को निचोड़ने के लिए। और दूसरी तरफ हमारे मैडम रजनी जमवाल खड़ी हैं, 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चर का, जिन्होंने 4 साल लगातार धरना प्रदर्शन किया था अपने हक को लेकर। जानते हैं आज के दौर में शिक्षा का स्तर कितना ऊंचा हुआ है। सबसे पहले अमित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। क्या कहना चाहते हैं अमित जी? एक लंबी लड़ाई आप भी लड़ रहे हैं, तो क्योंकि आप दोनों एजुकेशन के साथ, शिक्षा के साथ जुड़े हुए हैं, तो आज हमने भी सोचा कि दोनों को सामने लाकर बात की जाए कि आप अपने क्या सुझाव रखते हैं और रजनी जी क्या सुझाव रखती हैं आम जनता के सामने। क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से कहा जाता था 70 साल में पहली सरकारों ने ये किया वो किया, उनकी नाकामियाँ गिनाई जाती। अब 70 साल तो पूरे हो चुके, अब 70 साल के बाद किस तरह से आप जम्मू कश्मीर, खास करके जम्मू की तस्वीर को देख रहे हैं? देखिए, जम्मू की तस्वीर जैसे पहले थी जी, आज भी वैसे ही है। देखिए, आप कुछ लोग डेवलपमेंट क्या कहते हैं कि रोड बन गए, ब्रिज बन गए। देखिए, ये तो रूटीन वर्क है, टाइम टू टाइम बनने ही बनने हैं। ये सेंटर करवाएगा, चाहे सरकार कांग्रेस की रही चाहे बीजेपी की रही, ये काम रूटीन में होने ही होने हैं। जनता टैक्स भी तो देती है रोड का। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जनता के लिए क्या हुआ, जनता को ज़रूरत क्या है, क्या कभी हमारे राजनेताओं ने समझा? आप पहले बताइए, पहले जो पॉलिटिक्स होती थी वो होती थी 370 पे। पहले पॉलिटिक्स ये थी कि 370 तोड़ेंगे, 370 तोड़ेंगे, 370 तोड़ेंगे। अब पॉलिटिक्स हो रही है 5 अगस्त, कोई ब्लैक डे मना रहा है, कोई खुशियाँ मना रहा है। देखिए, जब 370 टूट चुकी है तो हमें चाहे खुशी हो चाहे गम हो, हम इस चीज़ को भूलकर, हमें इस चीज़ को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। हमें जम्मू कश्मीर की जो आम जनता क्या चाहती है उन मुद्दों पे लड़ाई लड़नी चाहिए, उन मुद्दों पे बोलना चाहिए, उन मुद्दों पे वोट देने चाहिए, उन मुद्दों के लिए इन नेताओं को चुनना होगा हमें। ये वही नेता हैं जो 70 सालों से, चाहे वो बीजेपी सरकार रही चाहे वो कांग्रेस सरकार रही, मैं आपको पूछना चाहता हूं, पहले रही बीजेपी सरकार की बात करता हूं मैं। बीजेपी सरकार रही, बीजेपी सरकार ने क्या किया? जब अपने लालच और अपनी सत्ता के लिए, अपनी चेयर के लिए इन्होंने पीडीपी से हाथ मिलाया। वो पीडीपी अच्छी होगी उस टाइम पीडीपी के लिए बीजेपी अच्छी होगी, बीजेपी के लिए पीडीपी अच्छी होगी। पीडीपी श्रीनगर में कहती है बीजेपी गंदी है, बीजेपी जम्मू में कहती है कि पीडीपी गंदी है। मैं पूछना चाहता हूं, जब दोनों आप हाथ मिलाकर सत्ता में आए थे तब आपको अच्छा बुरा नहीं लगा? तब आपने दोनों ने मिलकर सरकार बनाई और लोगों को बेवकूफ़ बनाया, आम जनता को बेवकूफ़ बनाया। आम जनता के हित में क्या किया? कौन से गवर्नमेंट स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया? एक भी एमएलए मुझे 70-75 सालों से ये बता दे कि उन्होंने अपने एरिया का कोई स्कूल अच्छा बनाया, कोई हॉस्पिटल, वहाँ पे डॉक्टरों, आपने देखा कोविड-19 में
कोविड-19 में ये इस तरह एक्सपोज हुए कि इनको हॉस्पिटलों के हालात सारी दुनिया के सामने आ चुके हैं कि जो हमारे जीएमसी में जाता है वो कोई ऊपर वाले की कृपा होती है तो वापस आता है, नहीं तो उसके हालात वहाँ पे क्या होते हैं वो आप देख ही सकते हैं। आए दिन रोज़ आपके मीडिया के माध्यम से ही हम देखते हैं कि क्या क्या किस्से लोगों के सामने आ रहे हैं। वहीं पे बिजली, आप मुझे बताइए, जब बिजली, अब ये बिजली प्राइवेट करने की बात कर रहे हैं, एक माफियाओं को इनके ठेके दिए जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी माफिया को देंगे, क्योंकि जो बड़े बड़े ऐसे ठेके लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तो ये बड़े बड़े माफियाज हैं। जब इन माफियाज को आप कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे बिजली का, प्राइवेट बिजली कर देंगे, तो आपको लगता है कि एक गरीब आदमी किस तरह सर्वाइव कर पाएगा? एक गरीब आदमी क्या करेगा उस टाइम? गरीब आदमी रोटी कमाएगा या बिजली चलाएगा, या बिजली का बिल देगा। तो आप अगर बिजली प्राइवेट कर रहे हो तो हर एक स्टेट में, पंजाब स्टेट में, दिल्ली स्टेट में, और भी बहुत सी अदर स्टेट्स हैं जहाँ पे बिजली की 100-200 यूनिट जो है वो मध्यम वर्ग के लिए, गरीब लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे जम्मू में उल्टा, यहाँ की बिजली बेची जाती है, बाकी स्टेट्स को दी जाती है, लेकिन बिजली में कोई राहत नहीं। यहाँ पे बिजली बनती है, यहाँ की बिजली बाहर सेल कर दी जाती है, उससे बिजनेस किया जाता है, लेकिन जम्मू के लोगों को बिजली के ऊपर कुछ भी नहीं दिया जाता। रही बात बिजली की, हेल्थ के लिए आपने कुछ नहीं किया, एजुकेशन के लिए आपने कुछ नहीं किया। 370 पे आपने 5 अगस्त, पहले 370 पे सियासत होती थी, अब 5 अगस्त पे सियासत हुआ करेगी, और यही 5 अगस्त पे सियासत करके पूरे देश को बेवकूफ़ बनाया जाएगा। और यहाँ पे जब सत्ता की बात आती है तब हिंदू मुस्लिम एक हो जाता है, जब वोट लेने की बात आती है तो हिंदू मुस्लिम को ही लड़ाया जाता है, और इसी चीज़ का बेनिफिट लेकर हमारी सरकारें, हमारे राजनेता जो गंदगी फैलाते हैं, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन आज के टाइम जनता को समझना होगा कि आपके बोर्ड की अहमियत क्या है। आपके बोर्ड की वजह से ही ये लोग जो हैं, देखिए एक राजनेता का काम क्या होता है, मैं यहाँ पे देखता हूँ कुछ MLAs ऐसे हैं जो एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाकर उस कैंडिडेट के साथ, या जो कोई भी जनता को, जो आदमी होता है उस जनता के साथ फोटो क्लिक करवाकर फेसबुक पे चलाए, देखो मैंने कितना बड़ा काम कर दिया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना दिया। अरे शर्म करो, अरे एहसास होना चाहिए कि MLA का काम क्या होता है। MLA का काम होता है फंड्स का सही जगह इस्तेमाल करना, और वो फंड्स कहाँ से आते हैं? हमारी जनता के टैक्स से आते हैं, जो टैक्स के जरिए आप तक पहुँचते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हो? उस टैक्स के पैसा जो फंड्स आता है, आप लोग ठेकेदार, अपने ही रिश्तेदार ठेकेदार बनाए होते हैं, उन ठेकेदारों को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिलाना है और उन्हीं से कमीशनें खानी है। अगर 1 लाख का काम होगा, 70,000 कमीशनें होंगी, 30,000 में वो 10,000 लगाएगा, 20,000 ठेकेदार भी जेब में डालेगा, तो ये काम होते हैं। तभी तो अच्छे काम, तो इसी तरह मैडम मुझे एक चीज़ बताइए, क्या चीज़ खत्म नहीं होती? ये कहते हैं करप्शन खत्म नहीं होती, मैं कहता हूँ करप्शन खत्म करने में 10 दिन भी ना लगे। जो भी कोई गलत काम करते हुए पकड़ा जाता है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट मुलाजिम हो, अगर वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, उसी टाइम उसको डिसमिस कर दीजिए। उसको कोई पेंशन नहीं देनी, बिल्कुल डिसमिस कर दीजिए, कोई हाफ सैलरी नहीं देनी, उसके बाद कुछ भी नहीं देना। तो मैं कहता हूँ कोई भी जब गवर्नमेंट मुलाजिम रिश्वत लेगा ही नहीं, तो मुझे बताइए करप्शन कैसे होगी? यहाँ पे ये क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट का, कोई भी डिपार्टमेंट लगा लीजिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट लगा लीजिए, कोई भी डिपार्टमेंट लगा लीजिए, अगर ये गलत काम कोई करते हैं, क्या होता है? इनकी इंक्वायरी करने वाले कौन होते हैं? इन्हीं के डिपार्टमेंट के बंदे। तो इन्हीं के डिपार्टमेंट के बंदे क्या करते हैं? इन्हीं से पैसा सांठ-गांठ करते हैं, क्योंकि उनको पता है आज इंक्वायरी टीम मैं बैठा हूं, कल ये बैठेगा, आज अगर मैं इसका साथ नहीं दूंगा तो कल मेरे ऊपर भी बात आ सकती है। तो यही वजह से करप्शन कभी खत्म नहीं होती, और आम जनता जो है इन डिपार्टमेंटों के बाहर अपने धरने प्रदर्शन करती रहती है। अमित जी, आपने प्राइवेट स्कूल के खिलाफ लगातार आवाज़ उठाते काफ़ी देर होगी आपको, पेंडेमिक के टाइम से लेकर साधारण एक समय के लेकर भी आपने लगातार आवाज़ उठाई है, काफ़ी सारे, उसी के चलते आप पर अटैक भी हुआ, काफ़ी आपको जूझना भी पड़ा, बरताना का शिकार भी होना पड़ा। एक बात हमसे पूछना चाहेंगे, इस सारे मसले में कहीं ना कहीं जनता के हित की बात है, ये जनता के हित की बात करें, आपका पर्सनल बच्चे भी 2 ही बच्चे होंगे, पढ़ते होंगे, तो या अपने कितने 8-10 बच्चे होंगे रिश्तेदारों में, तो बात ये है कि किसी भी पार्टी के नेता को इस मुद्दे पर आपके साथ ना ही हमने खड़े होते देखा, ना ही बात करते देखा कि प्राइवेट स्कूल लगातार वायलेट कर रहा है, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है, कोर्ट के आदेशों को नहीं मान रहा, सरकार के आदेशों को नहीं मान रहा। इस तरह की किस तरह की दादागिरी, और एक भी नेता, एक भी किसी भी पार्टी का, हम ये एक पार्टी की बात नहीं करेंगे,
चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे पीडी की भी बात करें, चाहे पैंथर पार्टी की बात करें, चाहे एनसी की बात करें, किसी भी, चाहे हम कहें आम आदमी पार्टी की बात करें या आप की बात करें, अपनी पार्टी की बात में, एक व्यक्ति भी कि जिसको इससे आपत्ति नहीं है, किसी आपत्ति नहीं, यानी उनको कोई लेना देना नहीं इस चीज़ से। शायद उनके बच्चे पढ़ते ही नहीं स्कूलों में या पढ़ते भी हमें पता नहीं किस तरह से, या फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं या कुछ हो रहा है इसके सामने। देखिए, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया, लेकिन अफसोस इस बात का है, आप कहते हो ये साथ नहीं देते। अरे साथ देना तो बहुत दूर की बात है, ये तो मुझे भी फाइट करने नहीं देना चाहते। ये मेरे पे भी इस तरह का दबाव बनाया जाता है, मेरे को भी इस तरह का बोला जाता है कि आप क्यों प्राइवेट स्कूलों के पीछे पड़े हो। हालांकि आपका मतलब क्या है मुझे पूछने का, मेरे पे दबाव बनाने का। यहाँ पे क्या है, मैं आपको बोलता हूँ, यहाँ पे जो एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं हमारे, जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, जो बीजेपी के बनाए गए थे, मैं पूछना चाहता हूँ क्या उनके मुंह से एक वर्ड भी पेरेंट्स के लिए निकला कि कोविड-19 में पेरेंट्स कहाँ से फीस देगा? बिल्कुल, उनके पास कोविड-19 में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है फीस रिड्यूस का, उसको कौन इंप्लीमेंट करवाएगा? क्या उनके मुंह से निकला? जब हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, जिनको हम वोट देकर बनाते हैं, जिनको ऐसी सरकार हमने चुनी थी, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, पीडीपी हो, कोई भी सरकार हो, जो हमने चुनी थी वोट देकर, जब वही हमारे हित की बात नहीं करती, जब उनको ही नहीं पता कि कोविड-19 में हम लोग कैसे फीस देंगे, हम लोग, अरे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि छोटे स्कूलों को, छोटे स्कूल जो हैं, मैं स्कूलों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं माफियाओं के खिलाफ हूँ। जो छोटे स्कूल हैं उनको एड दे दी जाती, छोटे स्कूलों को एड दे दी जाती और पेरेंट्स की फीस माफ़ कर दी जाती। कोविड-19 में 2G चल रहा था, लोगों के पास पैसा नहीं था, लोगों के पास फ़ोन नहीं थे, उसके बावजूद भी आप लोग बट पेरेंट्स की हित की बात ही नहीं करते। तो यहाँ से पता चलता है ये राजनेता जो है 370 और 35 के ऊपर इससे एक आखिरी सवाल, काफ़ी कोशिशों के बाद भी कुछ सुनवाई नहीं हो रही, पेरेंट्स को कोई राहत नहीं मिल रही। किसी भी जगह या किसी गंदगी को साफ़ करने के लिए उस जगह में खुद उतरना पड़ता है। क्या ये समझते हैं आपके इन सारी चीज़ों को, ये त्रुटियों को ख़त्म करने के लिए राजनीति में आना ज़रूरी है? क्या आने वाले समय में ऐसा कुछ लगता है? क्योंकि जिस तरह से आप कर रहे हैं, या क्या आपके माइंड में आ रहा है कि आने वाले समय में आप ज़रूर राजनीति में मैदान में कूदेंगे इस सारी गंदगी को साफ करने के लिए? देखिए, जब होता है ना, कहते हैं ना कि अगर आपने मगरमच्छ को हराना है, इन माफियाओं को हराना है, तो आपके पास कोई पॉलिटिकल पावर चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल पावर लेने के लिए मैं सिर्फ अपना बेनिफिट सोचूं तो मैं आज चला जाऊं बीजेपी में, कांग्रेस में, एनसी में, पीडीपी में, किसी में भी चला जाऊं और मुझे कोई भी मना नहीं करने वाला। काफ़ी ऑफर्स भी मेरे को आ चुकी हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैं किसी पार्टी में जाता हूँ, अगर मैं ऐसी पार्टियों में जाऊं कि जिनके मुद्दे ही हिंदू मुस्लिम हो, जिनके मुद्दे ही जनता को बेवकूफ़ बनाना हो, जिनके मुद्दे ही सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी इकट्ठी करनी हो, जिनके मुद्दे ही लोगों को बेवकूफ़ बनाना हो, तो मैं ऐसी पार्टियों में जाकर क्या करूंगा आप मुझे बताइए। मुझे ऐसी पार्टी चाहिए जो लोगों की बात करे, जो लोगों के हितों की बात करे, जो आम आदमी से सलाह लेके बात करे, जो आम आदमी से डिस्कस करके बात करे, जो आम आदमी के लोगों के जो ज़रूरत है, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, उनकी बात करें। उस पार्टी में जाने की मैं ज़रूर सोचूंगा और ज़रूर मैं यानी कि इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि ऐसी पार्टी की तलाश है। हाँ, बिल्कुल। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ऐसी पार्टी ज़रूर मिले और आप उसका एक हिस्सा बने और हिस्सा बनकर आम जनता की जो कम से कम मूल सुविधाएं, जो इनका वो अधिकार है, उनको ज़रूर मिलते। धन्यवाद अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब रजनी जी से बोलते हैं। रजनी जी, आप एक अध्यापिका हैं, बच्चों को पढ़ाती, कई सारे बच्चे आपके हाथों से पढ़ भी चुके होंगे, पर आपका 4 साल का इतना बड़ा टेन्यूर रहा है, तो क्या कहेंगे, मूल सुविधाएं क्या हैं? क्या किस तरह से आप इसको जस्टिफाई करना चाहती हैं कि मूल सुविधाओं में क्या आता है? एक तरफ कहा जाता था साक्षर भारत, साक्षर मिशन भी चलाया गया, पर वो मिशन किस कार्य की कि एक अध्यापक ही पूरी उनकी एक टीम ही लेकर 4 साल से लगातार धरने प्रदर्शन पर थे। तो क्या मैसेज आता है? मैम, मैं तो यही कहूँगी कि हमने जिन बच्चों को पढ़ाया वो शायद कहीं अच्छा कोई जॉब भी कर रहे होंगे, लेकिन आज भी हम उसी स्थिति में हैं। तो हमने बड़े फार फ्लंग एरियाज़ में जाके अच्छा पढ़ाया, मतलब मुझे लगता है कि जो परमानेंट लेक्चर्स हैं उनसे कहीं बेस्ट हमने पढ़ाया। आप रिजल्ट्स देख सकते हैं कि कंट्रेक्चुअल लेक्चर्स ने कितना अच्छा पढ़ाया और कितने अच्छे रिजल्ट रहे हैं। लेकिन आज मैं अपनी बात नहीं करूंगी, क्योंकि हमने बड़ी बार कहा, बहुत बार किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे जो बड़े बड़े चेयर्स पे बैठे हुए लोग हैं, जिनको हमने वोट देके बिठाया है, उनको हमारी बात समझ में आती है। क्योंकि उनको हमारी बात कभी समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं। उनको रजनी जी, एक महिला होकर आपने, वही हम कहते हैं आपकी हिम्मत की दाद देते हैं, आप यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंच गए थे, मलिक साहब थे,
उन तक पहुंच गए थे जब हमारे गवर्नर साहब थे। कौन कौन से दिग्गज नेताओं का दरवाज़ा नहीं खटखटाया, क्योंकि परिवार को छोड़कर बाहर निकलना, घर भी देखना, अपनी मुहिम को जारी भी रखना और दौड़ धूप भी करनी, काफ़ी सारी आपने की है। तो क्या पाया आपने? मैम वो तो आपके सामने ही है कि क्या पाया है। 12 साल मैंने जॉब की, मैंने इतनी स्ट्रगल की। इनफैक्ट हाँ, थोड़ा मुझे जब मैं सत्यपाल मलिक सर से मिली थी तो उन्होंने मतलब वो लॉ के ग्रेजुएट हैं, उन्होंने भी खुद पढ़ा। तब चीफ सेक्रेटरी सर भी वहीं बैठे थे, सुब्रमण्यम सर, जिस दिन असेंबली डिसॉल्व हुई है मैं उनसे मिली थी। तो चीफ सेक्रेटरी सर ने खुद इस बात को माना है कि इनका राइट बनता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जो स्टेट का ऑल इन ऑल होता है, जो गवर्नर थे, उन्होंने जब ये कहा कि इनका बनता है, उसके बाद भी हमें हमारा हक नहीं मिला। तो आने वाले लोग जो हैं, मैं जनता से कहना चाहती हूँ कि आपको आपके हक कहाँ से मिलेंगे। वही तो हम जनता तक ला रहे हैं कि आपने इतनी जद्दोजहद की, आपके खात में कुछ नहीं लगा, आप खाली खात है, तो जनता तो उसका तो भगवान ही रखा है, भगवान ही हवाले है उसके। मैम भगवान ही है, क्योंकि यहाँ तो मुझे लगता नहीं है कि नेता जो हैं वो आम जनता की तरफ ध्यान दे रहे हैं। आपने देखा महंगाई कहाँ पहुँच चुकी है, 200 रुपया किलो जो है वो सरसों का तेल जा रहा है, पेट्रोल कहाँ जा रहा है। तो आप देख लीजिए हर स्तर पे जो है वो महंगाई जो है इतनी ऊपर चली गई है। बिजली अब प्राइवेट हो रही है, जबकि हम खुद लोग जो हैं, जम्मू कश्मीर बिजली बनाता है, लेकिन उसके बाद भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम लोगों को कोई 200-300 यूनिट तक भी फ्री नहीं है। तो आम इंसान कैसे जिएगा? ये सिर्फ उनके लिए जीते हैं जो बड़े बड़े नेता लोग जो हैं, वोट देकर हम जिनको चेयर्स पे बिठाते हैं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो बड़े बड़े लोग हैं, जो इनके रिश्तेदार हैं। अध्यापक होने के नाते कहते हैं गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द। आपकी डेफिनेशन क्या है? नो मैम, आप इसकी डेफिनेशन मैं यही कहूँगी कि ये इन लोग ये वोट ये गरीब जनता से लेते हैं, हम जैसे लोगों से लेते हैं, लेकिन ये अपने लोगों के लिए हैं जो बड़े बड़े बिजनेस। इनके बच्चों को मैम कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपने कहा कि इनके बच्चे भी कहीं पढ़ते होंगे, इनके बच्चे तो अब्रॉड में पढ़ते हैं, इनके बच्चे बाहर की स्टेट्स में पढ़ते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जम्मू के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, जम्मू के बच्चों के साथ क्या हो रहा है। अरे आप जम्मू के पेरेंट्स को तंग कर रहे हो, जैसे फीस लेने के लिए आपने कहा, तो आप ये भी सोचो ना, जो जम्मू के प्राइवेट टीचर हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, बेचारे ऑनलाइन घर से क्लासेस ले रहे हैं, क्या उनको सैलरी मिल रही है? क्या गवर्नमेंट का सोचना उनका फर्ज नहीं बनता? अब हम जैसे लोग जिनको आपने 12-12 साल निकाल दिया बाहर, कहीं हमारा कोई बंदा अगर जॉब कर रहा होगा, उसको वहाँ से भी सैलरी मिल रही, तो आम जनता, आम पब्लिक जो है वो कहाँ जाएगी? आज की डेट में ना मैं यही कह रही हूँ कि जम्मू कश्मीर की जनता को अब समझना होगा, ये लोग जितने भी नेता है ना, ये सिर्फ अपने वोट के लिए, अपनी चेयर के लिए करते हैं, ये आम पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। 70 सालों से पहले जम्मू के साथ भेदभाव हुआ, पुरानी सरकारों ने जम्मू को लूट खाया, जम्मू के लोगों से भेदभाव किया। क्या लगता है अब 70 साल खत्म होने के बाद जम्मू के लोगों को उनका अधिकार मिल पाया? मैम मुझे ये समझ नहीं आती कि ये 70 साल वाला जो राग लाते हैं, कहते हैं पुरानी सरकारों ने ये किया, पुरानी सरकारों ने वो किया। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, आपने आम लोगों के लिए क्या किया? हमें पहले तो कम से कम इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी बहुत फ्री मिलती थी, इतनी महंगाई नहीं थी, पेट्रोल इतना महंगा नहीं था। आपने कौन से 4 चांद लगा दिए? आपने तो 4 चांद लगाए महंगाई के, हर स्तर पे आपने 4 चांद लगाए। आपने कहाँ पे डेवलपमेंट की, हमें समझ नहीं आती है। आप ये गिनाते हो कि हम कॉलेज बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम सड़कें बना। अब मुझे ये बताओ, अगर आप अच्छे कॉलेज बना भी दोगे, अगर आम जनता के पास 2 वक्त का खाना नहीं होगा, तो वो अपना बच्चा उस कॉलेज में कैसे पढ़ाएगा? क्या मूल सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़कें, हाँ, वो जो होना चाहिए 2 टाइम का, आप रोटी सस्ती करो, वो नहीं है कि लोगों को खाना नहीं मिलेगा तो इनके एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो बड़े बड़े जो बना देंगे, उसमें इन्हीं के बच्चे पढ़ेंगे, इनके बड़े बड़े रिश्तेदारों के बच्चे पढ़ेंगे। आम लोगों को एजुकेशन कहाँ से मिलेगी? रही बात प्राइवेट स्कूल की, तो प्राइवेट स्कूल इसलिए धांधली मचाते हैं, वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कूल को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, ये गवर्नमेंट स्कूल का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बनाते हैं, इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में कोई फैसिलिटी नहीं दी हुई है। इनका एजुकेशन सिस्टम गवर्नमेंट का इतना गंदा है कि लोग जो है वो मजबूर है प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए। फिर तो और प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा? वो तो लोगों को निचोड़ेगा ना। आप अपना गवर्नमेंट स्ट्रक्चर अच्छा कीजिए, आप गवर्नमेंट स्कूल को इतना अच्छा बनाइए कि ताकि लोग जो है गवर्नमेंट स्कूल में पहले जाए और प्राइवेट स्कूल में बाद में जाए। और प्राइवेट स्कूल के जो मैं कहती हूँ माफिया है, वो अपने आप लाइन पे आ जाएगा जब उनके स्कूल में बच्चे ही नहीं जाएंगे, क्योंकि लोग मजबूर। आज एक सब्जी वाला जो है ना, वो अभी भूखा रह के कहेगा कि मेरा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में ना जाके प्राइवेट स्कूल में जाए, बिकॉज ही इज वेरी हेल्पलेस पर्सन। वो हेल्पलेस है, वो मजबूर है, इसलिए वो अपना बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में आप पे तो गवर्नमेंट स्कूल को बड़े अच्छे टीचर्स को दे रहे हो, लेकिन वहाँ पे बच्चे ही नहीं है। वहाँ पे अगर 32 का स्टाफ है तो 5 वहाँ पे बच्चे होंगे, उनसे भी समोसे मंगाए जाते हैं, वहाँ पे टीचर सैलड करके खाते हैं। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। आप लोग पहले जाके अपने गवर्नमेंट, जितने भी आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं ना, उनके ऊपर आप जाके उनको देखिए, उनको सर्च कीजिए, वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कीजिए, फिर आप बात करिए। आपने 370 की, आप 35 की, इनके बर्थडे मना के आप लोगों को उल्लू मत बनाइए।
ठीक है, इनके केक काट काट के आप लोगों को बार बार वही चीजें दिखा रहे हैं। अब हम कितना 370 टूटी तो टूट गई ना, आप क्या करोगे? ये कोई इंडिपेंडेंस डे नहीं है जिसको हम हर साल मनाएंगे। आप पहले लोगों के मूल चीजों को जो है, जो लोग जो चाहते हैं सुविधाएं, उनको वो प्रदान कीजिए, ताकि लोग जो है वो आराम की जिंदगी जी सके और कहें कि हाँ भाई, जिनको हमने वोट देके चेयर्स पे बिठाया उन्होंने हमारे लिए कुछ किया है। जी धन्यवाद रजनी जी। एक महिला की गुहार थी, जो बेटी भी हैं, जो एक माँ भी हैं और देश की नारी भी हैं। कहते हैं नारी कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बार बार हम उसी चीज़ पर आते हैं, क्या इसी दिन के लिए बेटियों को पढ़ा कर बचा कर रखा जाता ताकि वो सड़कों पर धरने प्रदर्शन करें अपने हक की मांग को लेकर। बार बार हमारा यही नज़रिया रहता, फिर ऐसे नारे क्यों लगाते? चाहे कोई भी पार्टी हो, जब आप बात करते हैं महिलाओं को तो वो सम्मान तो दीजिए। अगर महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं, आप जानिए तो सही क्यों सड़कों पर उतरी हैं। अगर युवाओं को कहा जाता है रीढ़ की हड्डी है, तो आज रीढ़ की हड्डी जगह जगह से टूट क्यों जा रही है, क्यों खोखली हो जा रही है? आने वाले देश का भविष्य युवा, तो आज युवा सड़कों पर क्यों है? गौर है इन चीज़ों पर करने का। जिस तरह से अम्मी जी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति से उठकर इन चीज़ों पर गौर किए कि आखिर जनता की मूल सुविधाएँ क्या है, बिजली, पानी, रोटी, सड़कें, कनेक्टिविटी। और जिस तरह से कल हमने रविंद्र रैना जी का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था कि गांव-गांव बिजली पहुंच रही है, सड़कें पहुंच रही है, पर क्या कहें जब हम ऐसी बातों उनको आगे से पूछते भी हैं, समय की कमी के रहते लंबा इंटरव्यू हो जाता, लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं रहता, कहीं ना कहीं हमारे पास भी इतना समय नहीं होता। पर उनको भी हम बताना चाहेंगे, आप एक बार आरसपुरा के मीरा साहब के चक इलावल गाँव में जाकर देखिए, एक बार जाकर देखिए। कितने सालों से 4 साल 5 साल तो मुझे हो गए वहाँ जाते हुए, लगातार वहाँ के सड़कों की हालत देखिए, वहाँ की बिजली की स्थिति देखिए। पूरी रात लोग छतों पर बैठते हैं, सड़कों पर घूमते हैं। तो किस तरह का आपने विकास किया है? शुरू तो कीजिए कहीं से, सिर्फ बातें करने से नहीं होता। जनता है, ये वही जनता है जो अपना कीमती वोट देकर सरकारें बनाती है, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में उनके और उस समाज के लोगों के साथ कहीं ना कहीं तरक्की होगी, रोज़गार के रास्ते खुलेंगे और प्रगति होगी, कहीं ना कहीं खुशहाल ज़िंदगी गुजरेगी। पर ना कि 370 और 35 की खुशियाँ मनाने के बजाय ये सोचिए कि जनता कितनी खुश है। सवाल ये है, आज का सवाल ये है कि जनता कितनी खुश है। क्या वाकई जो वायदे किए गए थे, 70 साल तो आपने कहा कि सरकार, दूसरी सरकारों ने लूटा जनता को, 70 साल के बाद जनता जो जिनको बहुमत देकर सामने लाया, उनसे जनता कितनी खुश है? सवाल अब ये है, इसका जवाब हमारी जनता ही देगी। अपने कमेंट्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इसीलिए आज ये मुद्दा लेकर आए थे। एक तरफ सोशल एक्टिविस्ट और दूसरी तरफ एजुकेशनिस्ट, यानी कि ये अध्यापिका हैं, इन्होंने भी एक ऐसी जंग लड़ी है। कहते हैं जिसके पास पढ़ाई का गुण है वो कभी भी मार नहीं खा सकता, पर ये पढ़ लिख कर लगातार 4 साल से धरने प्रदर्शन पर थी। तो किस तरह का मैसेज जाता है, ये हम अपनी जनता पर छोड़े जाते हैं। तो ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।